डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे मज्जा धातु की। धातुओं में यह 6वें नंबर का धातु है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु। इस क्रमांक से वो 6 नंबर के स्थान पर आता है। ये जो क्रम है यह उन धातु की उत्पत्ति तथा उसके विकास का भी है, और वैसे भी उल्टा क्रम जो है वो धातु के नाश का क्रम भी हो सकता है। इस तरह से धातुओं का क्रम निश्चित किया गया है। आज हमें पढ़ना है सिलेबस में जो है एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति, डेरिवेशन यानी निरुक्ति, टाइप्स यानी प्रकार, लोकेशन यानी स्थान, प्रॉपर्टीज गुण, फंक्शंस क्रिया और प्रमाण यानी क्वांटिटी ऑफ मज्जा धातु। फिजियोलॉजी ऑफ द मज्जा व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मज्जासार पुरुषा, रिलेशन ऑफ द कफ पित्त रक्त एंड मज्जा, मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ द मज्जा धातु। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मज्जा धातु की व्याख्या। शरीर में पूर्ण कार्य करने वाले धातु को मज्जा धातु कहते हैं। यह मज्जा धातु की डेफिनेशन है। इसमें मज्जा धातु का जो मुख्य कार्य आया है पूर्ण कार्य। पूर्ण का मतलब है हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी कैविटीज हो उस कैविटीज को फिलअप करना, उसको भरना, उसको कहते हैं पूर्ण कार्य। आप इसके पहले जान चुके हैं कि यह कार्य प्राणवायु का भी है। यहाँ पर मज्जा धातु जो पूर्ण कार्य करता है यानी कैविटीज को फिलअप करने का कार्य करता है, वो अस्थि धातु की कैविटीज को फिलअप करता है। हम लोगों ने जाना है कि अस्थि धातु में बीच में जो कैविटी होती है उसको मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं, और इस मेड्यूलरी कैविटी में 2 प्रकार के बोन मैरो रह सकते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, यंग एज के बाद में सारे ही शरीर के अस्थियों में येलो बोन मैरो ही रहता है, और छोटे बच्चों में रेड बोन मैरो का प्रमाण यह ज़्यादा होता है। तो यह कैविटीज फिलअप करने के कार्य को पूर्ण कार्य कहते हैं। यह मज्जा धातु का कार्य है। इसी के साथ हमारे सर में क्रैनियल कैविटीज होती है, उसके अंदर ब्रेन या मस्तिष्क नाम का अवयव होता है। यह ब्रेन या मस्तिष्क को भी आयुर्वेद की दृष्टि से मज्जा धातु कहा है। अभी ब्रेन को अगर हम मज्जा धातु कहते हैं तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये नर्व जो होती है और न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको भी आयुर्वेद की दृष्टि से हम मज्जा धातु ही कहते हैं। तो शरीर में जो बोन्स होती है उसमें कैविटीज होती है, उसको फिलअप करने का कार्य मज्जा धातु करता है। इसलिए बोन मैरो और ब्रेन ये दोनों अवयव मज्जा धातु से होते हैं। वैसे ही नर्व भी मज्जा धातु से ही होती है। इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति मसज अचटाप अस्ति सारे वृक्षादि सारांशे च हेम। या उसकी उत्पत्ति है मज्जति अस्तिषु इति वा पोषण प्लेटन क्लेदन स्नेह मंगनी मज्जन इत्यादि। इस कैविटी के अंदर मज्जा धातु का गुण है स्निग्ध गुण। वो स्निग्धता फैलाता है। तो ये स्नेह पूरी जगह फैलाना, यह मज्जा धातु का कार्य इस व्युत्पत्ति में आया है। मज्जा धातु के टाइप्स प्रकार, मज्जा धातु के स्थायी मज्जा धातु और पोषक मज्जा धातु ऐसे 2 प्रकार होते हैं। स्थायी मज्जा धातु को पोष्य मज्जा धातु या स्थूल मज्जा धातु तथा पोषक मज्जा धातु को पोषक मज्जा धातु पोषक अंश या सूक्ष्म मज्जा धातु ऐसा भी कहते हैं। मज्जा धातु का स्थान, इसमें पोषक मज्जा धातु या मज्जा व स्रोतस में रहता है। स्थायी मज्जा धातु अस्थि के बीच में जो कैविटीज होती है उसमें रहता है और उसमें पूर्ण कार्य कहता है। सुश्रुत कहते हैं महत्सु च अस्थिषु मज्जा भवति स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यंतरा स्थिता। बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। चक्रपाणी कहते हैं मस्तिष्क शिरस्थो मज्जा, मस्तिष्क शिरोगत स्नेह।
मस्तिष्क जो होता है शिर स्थान में वो मज्जा से बना है। ये मस्तिष्क क्या है, तो वो शिरोगत स्नेह है, उसी को मस्तिष्क कहा है, इसी को ब्रेन कहते हैं। अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि तदैव च मेद च शिरसि कपाल प्रतिच्छन्नम मस्तिष्काख्यम मस्तुलुंगाच्च स्थूलास्तिषु च मज्जा मेद मस्तुलुंगत्वम याति मज्जत्वम च याति। शीर प्रदेश में कपाल के अंदर अगर कपाल को प्रतिच्छन्न किया जाए तो उसके अंदर जो मेद होता है और उसके साथ जो मस्तिष्क होता है उसको वो मज्जा धातु से तैयार हुआ है। इस मस्तिष्क को मस्तुलंग भी कहा जाता है। तो ये मज्जा धातु स्थूलास्थि यानी बड़ी जो अस्थियां होती है उसके अंदर रहता है। डल्लन कहते हैं ये मस्तुलुंग यानी ब्रेन क्या है, तो विलीन घृतकारो मस्तक मज्जा, ये जो हमारे शिर प्रदेश में घृत जैसा अवयव होता है पिंडाकार यानी गोलाकार, उसको मस्तुलंग कहते हैं। ये मज्जा धातु के स्थान के प्रति हमें याद रखना है। मज्जा धातु की क्रिया हर धातु की तरह श्रेष्ठ कर्म, उत्तर धातु का पोषण, उपधातु का पोषण और धातु के मल का पोषण। पर क्योंकि मज्जा धातु का कोई उपधातु नहीं है तो यहाँ श्रेष्ठ कर्म, उत्तर धातु का पोषण और मज्जा धातु के मल का पोषण यह मज्जा धातु द्वारा होता है। श्रेष्ठ कर्म प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमास्मृतम। इस सूत्र के अनुसार मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म पूर्ण होता है। ये पूर्ण शब्द का अर्थ हम अच्छी तरह जान ले चुके हैं। रसाद्रक्तम ततो मौसम मौसन मेदुस ततो अस्ति च अस्नो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायते। तो ये इस सूत्र के अनुसार मज्जा धातु अपने उत्तर धातु शुक्र धातु का पोषण करता है। धातु के मल का पोषण इस श्लोक में बजन्या स्नेहोक्षी विटत्वचाम ऐसा कहा गया है। तो इस सूत्र के अनुसार मज्जा धातु अपने धातुमल पुरुष में रहने वाली स्निग्धता, पुरुष यानी स्टूल, नेत्र में रहने वाली स्निग्धता यानी आंखों में रहने वाली स्निग्धता और त्वचा के ऊपर आने वाली स्निग्धता, ये मज्जा धातु के मल है और इनका पोषण मज्जा धातु करता है। इसके सिवा सुश्रुत ने जो कर्म कहे हैं मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्र पुष्टि पूर्णम अस्नैच करोति। सुश्रुत कहते हैं कि मज्जा धातु के जो कर्म है उसमें नंबर 1 है प्रीति, नंबर 2 है स्नेहन, नंबर 3 बल, नंबर 4 शुक्र पुष्टि, नंबर 5 पूर्णम आसना। इसमें नंबर 1 प्रीति यानी प्रेम करना। अब ये प्रीति यह जो कर्म है वो शुक्र धातु का है और मज्जा धातु का भी है। हम लोग प्रेम करते हैं, जो युवा लोगों में हो जाता है एक दूसरे के प्रति, एक लड़की को दूसरे लड़के से या एक लड़के को दूसरे लड़के से आकर्षण रहता है और वो प्रेम हो जाता है, उसको शुक्र धातु का प्रेम कहा जाता है। लेकिन आपको अपनी बहन के साथ भी प्रेम है, अपने भाई के साथ भी प्रेम है, अपने माताजी पिताजी के साथ भी प्रेम है, तो इस प्रेम को या कोई बड़ा व्यक्ति हो जैसे स्वामी विवेकानंद है, आपके मन में उनके प्रति आदर है, ये जो प्रेम है तो ये प्रेम मज्जा धातु का प्रेम होता है। तो ये मज्जा धातु का कर्म है। नंबर 2 स्नेहन, मज्जा धातु ये स्निग्ध धातु है इसलिए वो स्नेहन का कार्य करती है। अस्थि धातु वातदोष का आश्रय स्थान है, तो अस्थि धातु ये कठिन धातु होती है, रुक्ष धातु होती है। तो जहाँ जहाँ रुक्षता हो वहाँ नेचर ने स्नेहन कार्य के लिए मज्जा का काम किया है। तीसरा बल, हमारा बौद्धिक बल ये मज्जा धातु पर आधारित है। इसके सिवा हम देखते हैं कि शुक्रसार व्यक्ति मज्जासार व्यक्ति बलवान होते हैं। शुक्र पुष्टि, शुक्र धातु का पोषण करना और पूर्णम आसना यानी अस्थि धातु का पूर्ण मज्जा धातु करता है। यह मज्जा धातु के कार्य है। मज्जा धातु का प्रमाण मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शक्रुंत श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। इस सूत्र के अनुसार मज्जा धातु का प्रमाण 1 अंजलि होता है। चरक कहते हैं एको अंजलि मज्जायाम, मज्जा धातु 1 अंजलि होता है। मस्तिष्क अर्धा अंजलि
मस्तिष्क जो होता है वो आधा अंजलि होता है। फिजियोलॉजी ऑफ मज्जा व स्रोतस। चरक कहते हैं मज्जानाम स्रोतसाम अस्तिनी मूल संदयश्च। चरक के अनुसार मज्जा व स्रोतस के मूल स्थान अस्थि यानी बोन्स और संधि यानी ज्वाइंट यह माने हैं तथा सुश्रुत संहिता में अस्थि व स्रोतस का वर्णन नहीं मिलता है। इस स्रोतस में जो क्रियाएं होती है वो है स्थायी मज्जा धातु की उत्पत्ति और पोषण, पोषक शुक्र धातु की उत्पत्ति, मज्जा धातु के जो मल होते हैं पूरी स्निग्धता, त्वचा स्निग्धता, नेत्र स्निग्धता, इनकी उत्पत्ति और पोषण, और सूक्ष्म मल क्लेद की उत्पत्ति और पोषण। तो मज्जा धातु के उपधातु चरक सुश्रुत वाग्भट ने नहीं बताए हैं। मज्जा धात्वाग्नि भी यही 4 प्रकार की क्रिया करके क्रियाओं में अपना हाथ बटाता है। मज्जा धात्वाग्नि की क्रिया मज्जा व स्रोतस में ही होती है, इसलिए ये 4 कर्म जो है वो मज्जा धात्वाग्नि की कर्म भी है और मज्जा व स्रोतस में होने वाली क्रिया भी है। मज्जा धातु की उत्पत्ति। मज्जा व स्रोतस में अस्थि धातु में जो पोषक मज्जा धातु होता है उस पर मज्जा धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल सार भाग से स्थायी मज्जा धातु की उत्पत्ति तथा पोषण होता है। अभी यहाँ गलती से उपधातु स्नेह का आया है, वो मांस का उपधातु है। सूक्ष्म सार भाग से पोषक शुक्र धातु अलग होता है। स्थूल मल भाग से मज्जा धातु का स्थूल मल पूरी स्निग्धता, नेत्र स्निग्धता, त्वचा स्निग्धता का निर्माण होता है। सूक्ष्म मल से शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है। केदारी कुल्या न्याय के अनुसार रस धातु रक्त, मांस, मेद, अस्थि क्रम से मज्जा धातु का पोषण करता है। क्षीर दधि न्याय के अनुसार अस्थि धातु मज्जा धातु में परिवर्तित होता है और खले कपोत न्याय के अनुसार रस धातु में रहने वाले पोषक मज्जा धातु से मज्जा धातु खुद का पोषण कर लेता है। इस तरह से मज्जा धातु का उत्पत्ति और पोषण होता है। तो मज्जा धातु की उत्पत्ति मज्जा व स्रोतस में होती है। मज्जा धात्वाग्नि की क्रिया के बाद होती है। मज्जा धात्वाग्नि की क्रिया अस्थि धातु में रहने वाले पोषक मज्जा धातु पर होती है। उसके स्थूल सार भाग से स्थायी मज्जा धातु, सूक्ष्म सार भाग से पोषक शुक्र धातु, स्थूल मल भाग से यहाँ पर पूरी स्निग्धता, नेत्र स्निग्धता, त्वचा स्निग्धता और सूक्ष्म मल से क्लेद की उत्पत्ति होती है। चरक कहते हैं करोति तत्र सौशीर्यम अस्ना मध्य समीरणा मेधसस्थानि पुरियन्ते स्नेहो मज्जा तथा स्मृतम। वायु अस्थियों में के मध्य में खोखलापन कर देता है। यह खोखला भाग से मेद से भर जाता है और इसी को मज्जा कहते हैं। अगर यह मज्जा धातु किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो तो उस मज्जासार पुरुष में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण देखते हैं। मृद्वंगा, बलवंता, स्निग्ध वर्णस्वरा, स्थूल दीर्घ वृत्त संदयश्च मज्जासारा, ते दीर्घायुषो बलवंत, श्रुत, वित, विज्ञान, अपत्य, सम्मान भाजश्च भवन्ति। मज्जासार पुरुष शरीर से पतले होते हैं लेकिन बलवान होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भी छोटा व्यक्ति दिखे वो दुर्बल ही रहे, छोटा व्यक्ति भी बलवान हो सकता है। और यही हमें मज्जासार पुरुष के बारे में देखने को मिलता है। उनका वर्ण और स्वर जो होता है वो स्निग्ध होता है, रुक्ष नहीं होता है। उनकी संधि यानी जॉइंट ये स्थूल यानी आकार में बड़ी, दीर्घ यानी लंबी होती है, वृत्त यानी गोलाकार होती है। और मज्जासार पुरुष जो होते हैं दीर्घायुषी होते हैं, बलवान होते हैं। उनके पास सुना हुआ ज्ञान, पैसा, विज्ञान, अपत्य और सम्मान ये बहुत सारा होता है। तो हमारी सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो लोग काम करते हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या टीचर्स है, जैसे कि कॉलेज में प्रोफेसर्स है या साइंटिस्ट है या जो भी एक्सपर्ट्स के तौर पर काम करते हैं, वो सब मज्जासार ही होते हैं। इसलिए वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सुश्रुत कहते हैं अकृशम उत्तम बलम स्निग्ध गंभीर स्वरम सौभाग्योपपन्न महानेत्रम च मज्जा।
सुश्रुत कहते हैं कि ये लोग कृशता रहित भी होते हैं, उत्तम बल वाले होते हैं, स्निग्ध और गंभीर स्वर वाले। जब भी वो बात करते हैं ऐसा लगता है वो कुछ सीरियसली कह रहे हैं। वो भाग्यशाली, बहुत लकी होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट अचीव कर जाते हैं, बड़ी आंखों वाले होते हैं, इनकी आंखें बड़ी हो रहती है। अभी मज्जा धातु का अगर शरीर में क्षय हो जाए तो चरक कहते हैं शर्यंत इव चास्तिनी दुर्बलानी लघुनी च प्रतत वात रोगिनी क्षीणे मज्जनी देहिनाम। सुश्रुत कहते हैं मज्ज क्षय अल्प शुक्रता पर्व भेदोस्ति निस्तोदो अस्ति शून्यता च। और वाग्भट कहते हैं अस्ना मज्जनी सौशर्यम भ्रम स्तिमिर दर्शनम। इसमें जो लक्षण आए हैं शर्यंत इव अस्ति, हड्डियां दुर्बल हो जाती है। दुर्बल यानी दौर्बल्य भी हमारे शरीर में रहता है, कमजोरी रहती है, हम कुछ काम नहीं कर पाते। दौर्बल्य का मतलब बल कम होना, और हमारे शरीर का बल जो है वो धातु के आश्रय से रहता है। अगर दौर्बल्य हो तो कोई ना कोई धातु जरूर कम हुआ है। लघुनी, हड्डियां हल्की लगते हैं। प्रतत वात रोगिना, हमारे आयुर्वेद में चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने भी वात व्याधि का वर्णन किया है। जैसे नानात्मज वात विकार 80 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से वात व्याधि के नाम पर, जिसमें वात दोष के साथ और भी दोष जुड़ भी सकते हैं, ऐसे वात व्याधि बहुत सारे होते हैं। तो इसकी संख्या जो है वो अनगिनत है, लेकिन कुछ वात विकारों का वर्णन चरक सुश्रुत वाग्भट इन्होंने किया है। और वात व्याधि यह आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा व्याधि सिद्धांत है और चिकित्सा सिद्धांत है। तो मज्जा धातु का जब क्षय हो जाता है तो हमेशा पेशेंट वात व्याधि से पीड़ित रहता है, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये हमेशा कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, यह मज्जा क्षय का लक्षण है। अल्प शुक्रता, शुक्र धातु कम रहता है और उसके कर्म भी कम रहते हैं। पर्वभेद यानी छोटी जोड़ों में दर्द रहता है। अस्थितोद, हड्डी में चुभने जैसी पीड़ा होती है। अस्थि शून्यता, हड्डियों के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा फील हो जाता है। उसी को वाग्भट ने अस्थि सौशर्यम कहा है कि कैविटीज फील होना अस्थि के अंदर, क्योंकि मज्जा का क्षय हुआ है। भ्रम यानी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और तिमिर दर्शन का मतलब है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। यह सब लक्षण जो है अस्थि धातु के क्षय के बाद उत्पन्न होते हैं। अगर इस मज्जा धातु की वृद्धि हो तो क्या होता है? सुश्रुत कहते हैं मज्जा अतिवृद्धम सर्वांग नेत्र गौरवम च आपादयति। वाग्भट कहते हैं मज्जा नेत्रांग गौरवम पर्वसु स्थूल मूलानी कुर्यात कृच्छ्रान्यरुंशी च। मज्जा वृद्धि में अंग या शरीर भारी होना, नेत्र गौरव आंखें भारी होना, पर्वसु स्थूल मूलानी कृच्छ्रान्यरुंशी च, सिर में या छोटे छोटे जोड़ों में ऐसी फुंसियां हो जाना जो जल्दी अच्छी नहीं होती है। तो ये विकार देखने मिलता है। मज्जा के उपधातु, चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता के अनुसार मज्जा के कोई उपधातु नहीं होते हैं, परंतु शारंगधर के अनुसार मज्जा धातु का केश उपधातु होता है। शारंगधर कहते हैं केशा मज्ञा उपधातु। तो इसको भी हमने शारंगधर का ओपिनियन भी याद रखना चाहिए। अब मज्जा धातु के मल कोई है क्या? तो मज्जा धातु के चरक सुश्रुत वाग्भट या चरक वाग्भट में रेफरेंस मिलता है। मज्ञा स्नेहोक्षी विट त्वचा, नेत्र, पुरीश और त्वचा, इन तीनों अवयव में हम देखते हैं कि बहुत बार एक स्निग्धता होती है जो स्निग्धता के तौर पर बाहर पड़ती है। मॉडर्न में त्वचा में जो स्निग्धता होती है सीबेशियस ग्लैंड के माध्यम से, सीबेशियस सिक्रेशन, उसमें सीबम नाम का सिक्रेशन बाहर आता है, उसके माध्यम से हम देखते हैं। तो इसको आयुर्वेद की दृष्टि से मज्जा धातु का मल माना है। तो मज्जा धातु जिससे ब्रेन भी तैयार हुआ है, जो हड्डियों के बीच में रहता है, पूरन कार्य करता है, 6 नंबर का धातु होता है, इसके बारे में हमने आज इन्फॉर्मेशन दिया। तो मज्जा धातु की ये सभी चीज़ें हम लोगों को याद रखना चाहिए और इसके कार्य कारण भाव पर हमें विचार करना चाहिए। इसके अलग अलग रेफरेंसेस जमा करके उसको भी जोड़ के हमें
इस धातु की स्टडी करना चाहिए। मुझे लगता है कि मज्जा धातु आज आपको अच्छी तरह समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।